नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका इस ऑनलाइन जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली 200 प्रश्नों की जो मैराथन क्लास अपन ने लगवाई थी उस पर जो है बहुत बढ़िया कमेंट और रिएक्शन आए। आगे आपके द्वितीय श्रेणी परीक्षा में वो क्लास बहुत उपयोगी होने वाली है। इसके साथ ही अब रीट पात्रता परीक्षा जो है रीट की जो भर्ती परीक्षा है शिक्षक की, उसकी भी वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो जैसे ही सेकंड ग्रेड की ये क्लासेस समाप्त होगी अपन जो है उस पर फोकस करेंगे, रीट वाले सिलेबस पर, या जो आगामी जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उस पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही आप जो है वो मैं आपसे एक सुझाव चाहता हूं कि सेकंड ग्रेड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब तैयारी का तो समय ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब तो 21 जो आने वाली दिसंबर है उसको अपना पेपर है। तो अपन तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड लग चुके हैं, ऐसे 4-5 शिक्षक साथियों को अपने साथ लेकर आ रहा हूं जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करें। तो आप कमेंट करके बताएं कि वो क्लास अपन कब रखें। निश्चित तौर से उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने में बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर अपन जो है बहुत जल्द एक ऐसा जो है वो पैनल लाकर डिस्कस करेंगे कि पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करना चाहिए, और वो बताएंगे जिन्होंने पूर्व की परीक्षाओं में जो है वो सफलता हासिल की है। तो आपको भी सफलता मिल सके, इसके लिए जो है वो पेपर अटेम्प्ट किए हुए जो शिक्षक है उनको मैं लाकर आपके सामने जो है वो अपन बातचीत करेंगे। तो आप उसकी डेट डिसाइड करें, कमेंट में बताएं कि अपन उसकी कब रखें। निश्चित तौर से 1-2 दिनों में ही जल्दी उसकी डेट अपन डिसाइड करके उसको जो है वो लाएंगे। अब बिना देर किए हुए मैं प्रश्नों की ओर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक बात बता देना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं। और एक बात और, हाँ, 1000 सब्सक्रिप्शन अपना हो गया है, तो उसके लिए आप सभी जो है वो का बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अपना प्यार यूं ही देते रहे। अब आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण हुए थे। 7 चरण। तो ये दूसरे चरण की बात कर रहा है। का उद्घाटन किसने किया? अब मैं आपको बता दूं, इन 7 चरणों में से कुल टोटल ऐसे 4 चरण थे जिनका उद्घाटन हुआ था। 4 चरणों के बाद जो नेक्स्ट जो चरण थे उनमें उद्घाटन नहीं हुआ था। तो 4 चरणों का उद्घाटन हुआ था, यानी 4 व्यक्ति उद्घाटन करता थे। तो वो कौन कौन से थे, कब कब हुए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो प्रथम चरण, यहां पर नाम देते हैं चरण, यहां मैं लिख देता हूं तिथि। किस तिथि को हुआ? तो 18 मार्च 1948। फिर कर देते हैं अपन उद्घाटन करता। तो प्रथम चरण के जो उद्घाटन करता थे वो थे N.V. गोडगिल। उसके बाद में द्वितीय जो चरण था उसका उद्घाटन हुआ, द्वितीय चरण का लगभग 1 सप्ताह बाद, 25 मार्च 1948 को। अब 1 सप्ताह बाद हुआ था, उस समय कोई हेलीकॉप्टर ये तो थे नहीं, तो बाई रोड बाई बस जाना पड़ता था, इसलिए गोडगिल साहब यहीं थे। तो उन्हीं से ही दूसरे चरण का उद्घाटन करवा लिया गया। तो दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता भी N.V. गोडगिल साहब थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरे चरण पर, तृतीय चरण। इसका जो उद्घाटन है वो था 18 अप्रैल 1948 को, यानी लगभग प्रथम चरण के 1 महीने बाद। यह उद्घाटन जो है वो किया था पंडित J.L. नेहरू जी ने इस चरण का उद्घाटन किया था। उसके बाद में आता है चौथा चरण। मैंने कहा था 4 ही चरणों के उद्घाटन हुए, तो चौथा जो चरण है उसका जो है वो उद्घाटन तिथि है 30 मार्च 1949, और इसका उद्घाटन किया था सरदार पटेल साहब ने। सरदार पटेल ने इस चरण का उद्घाटन किया था। तो अपने प्रश्न पूछा है कि दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो दूसरे चरण का उद्घाटन किया N.V. गोडगिल ने। उसके अलावा
आपके सामने सारे मैंने चरणों में किस किस ने कौन कौन सा उद्घाटन किया वो मैंने आपको लिख दिया है। निश्चित तौर से आपको ध्यान में होना चाहिए कि 4 ही चरणों का उद्घाटन हुआ था, 2 का गॉडगिल साहब ने किया था, 1 का जवाहरलाल नेहरू ने किया था और लास्ट चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, निश्चित तौर पर पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथ साथ मैंने आपको तिथियां भी लिखा दी, चरण बता दिए कि 7 चरण हुए थे, 3 का उद्घाटन हुआ था, यह भी बता दिया कि उनको उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो निश्चित तौर से इसका आप ध्यान रखिए। हालांकि बताने को तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि कौन कौन सी रियासतें थी, लेकिन आगे अगला जो प्रश्न आएंगे उनमें मैं आपको यह बताऊंगा। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। यानी यह पूछा है सदस्य कौन होता है, यह नहीं पूछा है, यह पूछा है सदस्य कौन नहीं होता है, निम्न 4 में से कौन सदस्य नहीं होता है। कल मैंने कम्युनिटी में भी यह प्रश्न डाला था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर उत्तर बताइए, तो मैंने कहा था कि कल वीडियो में बताऊंगा, तो आज बता रहा हूं आपको। कम्युनिटी का प्रश्न है, यहां शामिल किया है, उत्तर कम्युनिटी में भी मैं पिन कर दूंगा। तो बात करते हैं यहां पर, अगर अपन जो है वो बात करें उत्तर की, तो देखिए कौन कौन सदस्य होता है। देखिए 3 सदस्य होते हैं। नंबर 1 होता है राज्यपाल गठित करता है, यह तय बात है। इस समिति का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उसका सदस्य होता है, और साथ ही एक मंत्रिमंडल का सदस्य जो राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा नाम दिया जाता है और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। ये 3 सदस्य होते हैं। तो इनमें देखते हैं ये 3 के अलावा कौन सा है। मुख्यमंत्री समिति का ये तो होता ही है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री ये भी होता है। तो ये नहीं होता 2 नंबर, राज्यपाल द्वारा निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, ये नहीं होता उसमें। ये निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, 2nd ग्रेड में आया था, संस्कृत भर्ती 2018 में हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें आया था, बढ़िया प्रश्न है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, मुख्यमंत्री के कार्यों में यह शामिल है, राज्यपाल की शक्तियों में यह शामिल है, तो दोनों जगह आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए। कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चों ने ये लास्ट वाला किया था, तो मुझे लगा था कि भाई आए हुए प्रश्नों में इतना गलत होना नहीं चाहिए। आप निश्चित तौर से इसको एक बार दोबारा कम्युनिटी में जाइए, उसको देखिए, इस प्रश्न को सही से आप जो अपने दिमाग में बैठाइए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है। देखिए कन्हैयालाल सेठिया एक बहुत ही जो है वो महान मायड़ भाषा के कवि कन्हैयालाल सेठिया, लील टांस जैसी कविताएं इन्होंने लिखी थी, ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। इन्होंने जो है वो धरती दोहराए जैसे ग्रंथों की रचना करने वाले, यानी मैं कन्हैयालाल सेठिया की बात करूं तो उन्होंने इनमें से कौन सी लिखी थी। तो देखो अपन लिख लेते हैं, सारे ही तो कंफर्म हो जाएगा। बातारी फुलवारी, विजय दान देथा की किताब है, विजय दान देथा। तो निश्चित तौर से चारण कवि विजय दान देथा, बातारी फुलवारी, तो ये तो नहीं है। सेनानी या सेनानी कहा जाता है इसे, मेघराज मुकुल की कविता है ये सेनानी। और मेघराज मुकुल का संबंध भी कन्हैयालाल सेठिया की तरह चूरू जिले से है। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ तहसील से आते हैं। सेनानी कविता के लेखक मेघराज मुकुल जो है वो चूरू की राजगढ़ तहसील से आते हैं। उसके अलावा पाथल और पिथल ये कन्हैयालाल सेठिया की किताब है, इसका उत्तर यही होगा। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये पृथ्वीराज राठौड़ की किताब है, जो राय सिंह के भाई थे और बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, और ये अकबर के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। इसके अलावा यदि अपन बात करें वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इसे दुर्सा आड्डा ने पंचम वेद या 19वां पुराण कहा है। तो मैं लिख देता हूं, दुर्सा आड्डा ने इसे पंचम वेद, क्योंकि 4 वेद है तो ये 5वां हो गया, पंचम वेद या 19वां पुराण का है। और ये पाथल और पिथल उत्तर हो ही गया। ये कन्हैयालाल सेठिया की किताब है, इसमें राणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ का जो है वो वर्णन किया गया है। तो मायड़ भाषा के महान लेखक कन्हैयालाल सेठिया की निम्न में से कौन सी किताब है, तो पाथल और पिथल है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के दौरान औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी। देखिए औवा, पहली बात औवा है कहां। औवा बहुत बढ़िया प्रश्न। औवा आता है पाली में, पाली का एक ठिकाना है औवा। औवा के ठाकुर थे खुशाल सिंह चंपावत।
अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध लड़े। इन 3 युद्धों में भिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और तीसरा युद्ध था अहुआ का युद्ध। 2 युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों को जो है वो निश्चित तौर पर बहुत बुरी हार प्रदान की, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अंतिम युद्ध में वो हार गए थे। हारने के बाद उनके जो अहुआ का किला था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज होम्स के कारण अंग्रेज जीत गए थे और जो है वो खुशहाल सिंह को वहां से भागकर जाना पड़ा। उन्हें शरण दी थी कोठारिया गांव में है एक, उसके रावत जोध सिंह ने। तो कोठारिया के जागीरदार रावत जोध सिंह ने जो है वो ठाकुर खुशहाल सिंह को जो है अपने यहाँ शरण दी थी। बाद में इन्होंने अपनी जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था और एक आयोग बना था। आयोग का नाम था टेलर आयोग। टेलर आयोग। इस टेलर आयोग ने इन्हें निर्दोष मानते हुए इन्हें रिहा कर दिया था। बाद में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आप इनके 3 युद्धों को जरूर याद रखिए, चेलावास का युद्ध, भिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और अहुआ का युद्ध। ये 3 युद्ध लड़े थे और इसमें एक अंग्रेज अधिकारी मैक मोशन जो है वो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो भी मारा गया था और यहां तक कि उसका सर काटकर अहुआ के किले के बाहर लटका दिया था। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर अहुआ के किले के बाहर लटका दिया गया था? वो था मैकमोशन। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो बर्टन का भी सर काटकर कोटा में घुमाया गया था, वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान केसरी, देखिए बहुत सारे ऐसे जो है वो समाचार पत्र है जो राजस्थान से प्रकाशित होते हैं। उनमें राजस्थान केसरी राजस्थान का समाचार पत्र है, पर वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। और एक जो राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा में बना था और बाद में 1919 में उसे जो है वो 1920 में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, उसका यह समाचार पत्र था। और विजय सिंह पथिक इस समाचार पत्र का जो है वो संपादन किया करते थे, यानी विजय सिंह पथिक के द्वारा यह समाचार पत्र निकाला जाता था। बाद में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान 2 और समाचार पत्र जो है वो इसी राजस्थान सेवा संघ के बैनर के तले निकाले गए थे। होता क्या था कि अंग्रेज या कोई राजा आम पर बैन लगा देता समाचार पत्र पर, क्योंकि समाचार पत्र में निश्चित तौर पर आई बात छापता कि अंग्रेज और राजा जनता पर किस प्रकार अत्याचार कर रहे, तो राजा या अंग्रेज सरकार उन पर प्रतिबंध लगा देती थी। बाद में इनका नाम बदल दिया जाता था। जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आतंकवादी संगठनों के नाम बदल कर नए नए नाम निकालते रहते हैं। एक पर प्रतिबंध लगा दिया तो उसका नाम बदल कर दूसरा कर देते हैं। ऐसा ही उस समय यह होता था कि नाम बदल देते थे। तो समाचार पत्र राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का है समाचार पत्र और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा एक आप जरूर ध्यान रखना, पीप। ये पीप जो है जय नारायण व्यास का समाचार पत्र था। ये जय नारायण व्यास का समाचार पत्र था। खास बात यह है कि यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसके अलावा आगीबाण भी एक समाचार पत्र था जो जय नारायण व्यास द्वारा निकाला जाता था, लेकिन यह समाचार पत्र जो वो मारवाड़ी भाषा का था, मायड़ भाषा का था। आगीबान और अंग्रेजी भाषा का था पीप। तो ये दोनों समाचार पत्र भी बहुत ज्यादा राजस्थान में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक समाचार पत्र था प्रताप। ये गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था, कानपुर से निकलता था। इस समाचार पत्र का भी राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें काफी योगदान रहा था। तो ये समाचार पत्र आप जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा तरुण और नवीन राजस्थान भी राजस्थान से जुड़े समाचार पत्र रहे हैं। इसके अलावा सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान का पहला समाचार पत्र था, हालांकि उसका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वो उदयपुर महाराजा द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। यदि पूछ लेंगे राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो वो था। अगला, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सत्य कथन की बात करते हैं। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में हुआ। जम्मा साची बात सत्य कर देते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। यह एक बहुसदस्य आयोग है जिसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखो आधी बात तो सही है लेकिन आधी गलत है। इसका अध्यक्ष तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, परंतु ये एक सदस्यीय आयोग होता है, एक सदस्य होता है जो इसका जो अध्यक्ष होता है, इसलिए दूसरा है सत्य है।
इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है, ये गलत है। सचिव तो होता है लेकिन वो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो अलग होता है, उसका काम दूसरा होता है। ये पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों की मतदाता सूची तैयार करता है और उसका चुनाव भी करवाता है। सच्ची बात है, ये दो काम करता है, ये नगर पालिका नगर और साथ ही ये पंचायती राज के चुनाव आयोजित करवाता है। तो 1 नंबर कथन सही है, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, 4 नंबर सही है। तो अपने वो सही पूछे हैं तो 1 और 4 है, तो 1 और 4 मतलब ए कथन जो है वो सत्य है, 1 और 4 सही है। ये प्रश्न 1 जुलाई 1994 वाला, ये जरूर ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है, ये कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? साथ ही ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, देखिए ये 243 वाला, 243 के ये भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो निकाय है या कौन सी जो संस्था है उसका संवैधानिक आधार है? तो इसका संवैधानिक आधार है, ध्यान दे लीजिए, अनुच्छेद 243 के तहत। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन 7वें प्रश्न की। अकबर ने राणा प्रताप के पास किसे संधि प्रस्तावक बनाकर नहीं भेजा? नहीं भेजा, नहीं भेजा यानी नहीं भेजा, भेजा ये नहीं पूछा, नहीं भेजा है। देखिए मैं तो यूं याद करता हूं, जमा बाटो, ये जमा बाटो के तौर पर 4 जो है वो व्यक्तियों को भेजा था। पहले जो है वो जलाल खां कोच्चि को भेजा, जैसे जलाल खां कोच्चि। फिर भेजा मां से कुंवर मान सिंह, फिर भगवंत दास, ये मान सिंह का बाप था, और लास्ट में भेजा था टोडरमल को। तो इनमें से कौन से को नहीं भेजा? देख लीजिए, ये 4 भेजे थे, तो इसमें मान सिंह को भेजा, राजा टोडरमल को भेजा, जलाल खान को भेजा, तो भेजा किसे नहीं? अबुल फजल को नहीं भेजा। ये अबुल फजल वही है जिसने अकबरनामा और उसी के अंतर्गत आईने अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। राजस्थान आरपीएससी का सबसे किसी लेखक के साथ दिल से जुड़ाव है तो वो अबुल फजल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। और महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ तो हर प्रश्न आता है, भले ही वो अकबर से जुड़ा हुआ हो या महाराणा प्रताप के किसी और पहलू से जुड़ा हुआ हो। महाराणा प्रताप सेकंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न पक्को आसी महाराणा प्रताप से रिलेटेड चाहे कुछ भी आए। आगे चलते हैं, निम्न युद्धों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी ये कब हुए उस आधार पर इन युद्धों को अपने को काल से सजाना है कि सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ, बाद में कौन सा, उसके बाद और उसके बाद, ये तीनों चारों युद्धों को अपने को सजाना है। तो अपन बात करते हैं खानवा की। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ये युद्ध जो है वो महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो गए थे। दूसरा बटनेर का युद्ध। प्राचीन समय में बटनेर हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र को कहा जाता, हनुमानगढ़ को बटनेर कहा जाता था। आज भी उस दुर्ग को बटनेर दुर्ग कहा जाता है। यहाँ के शासक थे बाटी शासक दुल्हेराव। बाटी शासक दुल्हेराव और तैमूर के मध्य 1398 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसे जो है वो बटनेर का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध, ये तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है राजस्थान के इतिहास का। 1544 ईस्वी में ये युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। ये युद्ध 2 महान शासकों के मध्य लड़ा गया था। मारवाड़ के शासक मालदेव और दिल्ली के शासक जो है वो शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। हालांकि शेरशाह सूरी ये युद्ध जीत गए थे और जीतने के बाद भी सहसा शेरशाह सूरी के मुंह से 2 शब्द निकले थे जो इतिहास में बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था, मैंने एक मुट्ठी बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत होती होती, क्योंकि इस रेतीले मरुस्थल में केवल बाजरी होती है। और उसने दिल्ली की सत्ता को इस बाजरी के लिए जो है वो दाव पर लगा दिया था। नाको पा देता अगर मालदेव सक्की नहीं होता। जेता और कुंपा ने तो शेरशाह की सेना को जो है वो बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन आधी सेना लेकर मालदेव किन्हीं कारणों की वजह से, कभी अपन चर्चा करेंगे उस पर, पीछे से निकल गया था। उस वजह से शेरशाह सूरी जीत गया था, नहीं तो शेरशाह सूरी को गोडा लगा दिया।
आगे हल्दी घाटी का युद्ध निश्चित तौर से ये तो 1576 में हुआ था। आपको पता ही होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा था। इसे कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, इसे अबुल फजल ने जो है वो खमनोर का युद्ध कहा है, इसे जो है वो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, लेकिन युद्ध जो है वो इतिहास के पन्नों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहला युद्ध हुआ था बटनेर का, यानी 2 नंबर सबसे पहला होना चाहिए। फिर आना चाहिए 1 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ये बी जो है वो सही कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। किस प्रतिहार शासक के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? देखिए, प्रशस्ति किसी शासक की जो है वो प्रशंसा से संबंधित प्रशस्ति कहलाती है। ये ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। ये जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में हुई थी। इसकी खास बात यह है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन प्रतिहार शासकों को स्पष्ट रूप से भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया। तो यह ध्यान रखना, कौन सी प्रशस्ति में जो है वो राम के भाई लक्ष्मण का वंशज जो है इन्हें बताया गया है, तो वो है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में। तो इन्हें प्रतिहार शासकों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इस मिहिर भोज की 2 उपाधियां थी, आदिवरा है और साथ ही एक इसकी उपाधि थी जो प्रभास थी। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम जो है इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इसे जो है जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक भी कहा जाता है। ये जो है वो प्रतिहारों का आदि पुरुष थे और महिपाल भी इस वंश के एक महान राजा थे। आप निश्चित तौर से मिहिर भोज का नाम याद रखिए। भोजशाला के निर्माता भी यही थे, बहुत ही फेमस जो है वो राजा हुए हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली जो नाटक है ये विग्रहराज चतुर्थ ने रचा था। ये संस्कृत भाषा का नाटक है, संस्कृत भाषा का नाटक है और इसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। इन्हें बिसल देव भी कहा जाता है, बिसल देव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके काल को अजमेर का स्वर्ण काल कहा जाता है, अजमेर का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल इनके काल को कहा जाता है। और इन्होंने इस हरिकेली नाटक की रचना की थी और बाद में इसे पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा के एक इन्होंने जो है वो संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उसके पट्टिकाओं पर जो दीवारों पर वो पट्टिकाएं लगाई गई थी। बाद में कहते हैं कि इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार किया था और वहां ये मूर्तियां, कई देवी देवताओं की मूर्तियां वहां जो है वो बंद भी पड़ी है, जिनको ढक रखा है। तो निश्चित तौर से जो वो क्या बोलते हैं इसे, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो पूर्व में एक जो है वो संस्कृत विद्यालय था, जिसकी जो है वो स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी और हरिकेली जो नाटक था वो उसकी दीवारों पर लिखा हुआ था। इसके अलावा बात करें तो जो है वो ललित विग्रहराज के रचयिता जो सोमदत्त थे वो भी इसके जो है वो आश्रय कवि थे। इसके अलावा जयानक ने पृथ्वीराज विजय बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। पृथ्वीराज विजय की जो है वो रचना किसने की थी? वो की थी जयानक के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये एक और प्रश्न आ गया पॉलिटी से संबंधित, तो निम्न को सुमेलित कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजेंद्र प्रसाद। इधर राष्ट्रपतियों की सूची दी हुई है, इधर उनसे जुड़े हुए फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित, तो ये सही है। 1 के नीचे सी, ये 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे। 2 नंबर जाकिर हुसैन, पद धारण के दौरान मृत्यु हुई थी इनकी, निश्चित तौर से पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। फिर वीवी गिरी में द्वितीय वरीयता के वोट हुए थे, 2 बार जो है गिनती हुई थी, उसके बाद ये जीते थे। और उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो देख लेते हैं, 1 के नीचे सी, 1 के नीचे सी, 2 के नीचे डी, 3 के नीचे बी और 1 के नीचे ए। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान से देख लेना। राष्ट्रपति से जुड़े हुए मैं बहुत सारे प्रश्न करवा चुका हूं, आगे भी अपन करते रहेंगे। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर।
अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? देखिए, बीकानेर के शासक थे राव कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की सहायता से अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। ये नागौर दरबार भारत में नहीं, राजस्थान के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। घटना इसलिए यह है क्योंकि राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा बचे हुए थे उन्हें अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कल्याणमल की सहायता से अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। तो इसका उत्तर तो 1570 हो गया, ये रहा 1570 में लगाया था। लेकिन यहाँ पर एक घटना बहुत शानदार होती है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। एक शासक था मारवाड़ का राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन इस दरबार में उपस्थित तो हुआ था, लेकिन कहते हैं कि राव चंद्रसेन ने जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी वजह से अकबर चंद्रसेन से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और बाद में उसने जो है वो 1572 ईस्वी में कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जो है वो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और बाद में जो है वो जोधपुर के प्रशासक रहते हुए कल्याण राय सिंह ने कई बार चंद्रसेन को हराने का प्रयास भी किया था। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी और भुला बिसरा राजा भी कहा जाता है, जो इस नागौर दरबार में आया था। ये कब लगा था? 1570 में लगा था। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। जालोर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा था? देखिए, राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे आक्रमण किए, लगातार वो आक्रमण करता रहता था। उसने जालोर पर भी आक्रमण किया था। यदि मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजपुताने पर बहुत सारे आक्रमण किए थे। उसने जो है वो 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़गढ़, उसके बाद 1303 में चित्तौड़ के बाद 1308 में सिवाना और 1311 में उसने जो है वो जालोर को जीता था। और उसने जीतकर इनके नाम बदल दिए थे। ये जो आप देख रहे हैं खेराबाद, ये सिवाना का दूसरा नाम बदला था, सिवाना का नाम बदला। ये खिजराबाद, ये चित्तौड़ का नाम बदला इसने। और ये जलालाबाद, ये इसने जालोर का नाम बदला, जो अपना उत्तर है। ये सलेमाबाद जो है वो अजमेर में है और ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये अलग है। ये तो ऑप्शन में ऐसे ही था, बाकी आप इसको ध्यान रखना जरूर। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसने इन विजयों को कैसे प्राप्त किया था। पद्मनी से संबंधित जो है वो चित्तौड़ विजय थी, तो निश्चित तौर से इसको भी आप ध्यान रखना। खिजर खान अलाउद्दीन के पुत्र का नाम था, इसलिए इसका नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। जलालाबाद जालोर का नाम किया गया था। और जालोर में एक और बता दूं आपको, जालोर में अलाउद्दीन ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अकबर की मस्जिद कहाँ है? आमेर में है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि उसका ससुराल था वो। आगे चलते हैं। निम्न में से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए, वाद्य यंत्रों की मैं यदि बात करूं तो वाद्य यंत्र कई भांत का है। देखो, वाद्य यंत्र मोटा मोटी 4 भांत का वाद्य यंत्र है, 4 भांत का वाद्य यंत्र है। एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र वह है जका तार लागेड़ा हुआ, तारा ना पा छेड़ा जब आवाज निकले, बन कवे तत्वाद्य यंत्र। 2 नंबर हुआ है जका वो पूछिए सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वह है जब हम फूंक दे आवाज निकले, ठीक है भाई, निकले मुंह से बजाया जाने वाला फूंक देना, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर आते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र यानी जगह चारों मेरू एकदम ढकेड़ा ढप्पू है, जहां ढोल हो गयो, ढप हो गयो, ए जहां खंजरी ओ दे रखे हो गयो, ए जगह है वह वाद्य यंत्र वह है जगह अवनद वाद्य यंत्र हुआ। और चौथा वाद्य यंत्र हुआ है घन वाद्य यंत्र, जगह धातु मनेड़ा हुआ है घन वाद्य यंत्र। और बन आपस में टकरावे नहीं, जद बामू आवाज निकले, स्वर निकले, आवाज तो के टन टन के करे, स्वर निकले, बन बजाना भी आना चाहिए। मारबर गाड़ू आदमी ने दे तो तोड़ बलाई दो। वो पूछो अगर मुंह से आवाज से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अड़गोजा। अड़गोजा ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके 2 जो है वो आगे लगे होते हैं, पुंगी जैसे यूं होते, ये 2 में बटा हुआ होता है जिसको बजाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ये नाक में सांस के साथ बजाया जाता है, इसलिए इसे नक्सासी भी कहा जाता है। निश्चित तौर से आप ध्यान रखिए, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया? बढ़िया प्रश्न आया हुआ, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सेम आइडो प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
देखो, कुंभा ने रसिक प्रिय लिखा था, सुधा प्रबंध लिखा था, नृत्य रत्न कोश लिखा था, कौन सा नहीं लिखा था, कलानिधि नहीं लिखा था, ये मंडन के पुत्र गोविंद ने लिखा था। कई जगह इसे जो है वो बूंदी के शासक बुद्ध देव का भी बताया जाता है, तो राव बुद्ध देव ने भी लिखा था। इसके अलावा जो है वो मंडन के पुत्र गोविंद ने भी ऐसा एक ग्रंथ लिखा था। तो जो ग्रंथ नहीं लिखा वो कलानिधि है। पक्की बात है, कलानिधि ग्रंथ जो है वो राणा कुंभा ने नहीं लिखा था। राणा कुंभा एक विद्वान व्यक्ति था और विद्वानों को संरक्षण भी देता था। आरएस में एक बार प्रश्न आया था कि राणा कुंभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये लिखा गया था उसमें एक कथन कि राणा कुंभा विद्वान तो था पर विद्वानों को संरक्षण नहीं देता था। तो लेकिन वो विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों को संरक्षण भी देता था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये बात। आगे, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? देखिए, आदिवासियों के कुंभ की मैं बात करूं तो ध्यान ही है कौन सा मेलो है। माघ पूर्णिमा को भरने वाला सबसे महत्वपूर्ण मेला इनका है, वो है ये मेला बेणेश्वर मेला। ये माही और सोम जाखम त्रिवेणी संगम पर लगता है डूंगरपुर में। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर लगने वाला, माई सोम जाखम नदियों के संगम पर लगने वाला ये जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये सीताबाड़ी का मेला हो रहा है इसमें, ये रहा। ये एक बार प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड को, जो पेपर में दियो। देखो, मैंने 2013 में सेकंड ग्रेड का पेपर 11 में हुआ था शायद सेकंड ग्रेड का पेपर, उसमें दिया था। तो उसमें यह प्रश्न था कि जो है वो हाड़ौती अंचल का किस मेले को जो है वो कुंभ कहा जाता है। तो हाड़ौती अंचल का सीताबाड़ी मेला कुंभ है। हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ। ये मूल रूप से सीताबाड़ी का जो मेला है वो जो है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। वो बारह में लगे, सीताबाड़ी 12 में है, ध्यान रखिया। वो बेणेश्वर मेलो डूंगरपुर में लगे, ठीक है। शोकठ लग गए तो ये ओ लियो डूंगरपुर, ओ लियो 12 मंडे क्या थे देख लिया रे, 12 यहाँ मंडे हो, ठीक है। तो 12 में लग गए। ठीक है, लावा है बाणगंगा मेलो जयपुर लाग तो लगे, लाग तो के लगे जयपुरी लगे हो। बाणगंगा नदी के पुष्कर मेलो थान बेरू है। अजमेर लगे, राजस्थान का सबसे रंगीला मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। ऊंट सजाई डावे बड़े, देख लिया कभी उड़ जाए। आगे देखो, 1936 ईस्वी में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? थाने बताऊं, राजस्थान के इतिहास में सैनो घटिया कोई टॉपिक है तो प्रजामंडल है। भेजा दोरो है वो, याद को नहीं हो लेकिन करना पड़े आपने सिलेबस में। और आ बात ध्यान रखिया, सेकंड ग्रेड में प्रजामंडल जुड़ेड़ो प्रश्न पक्को आवे तो प्रजामंडल थोड़ो सवल पढ़ लिया। मगाराम ने कलकत्ता में इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो अटा कोलकाता है, क्यों कलकत्ता, अब कोलकाता है, पहले कलकत्ता हो, ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है वो कलकत्ता है, बीकानेर प्रजामंडल है। मगाराम वैद्य ने इसकी स्थापना की थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल है उनकी स्थापना वहीं होती है, सिवाय जैसलमेर को छोड़कर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मारवाड़ जोधपुर में हुई थी। तो 2 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर हुई थी। कई भरतपुर की हरियाणा में बताते हैं, मैंने शायद नहीं पढ़ा। इसके अलावा और भी कई सारे बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रश्न। एक बीरबल दिवस, ये भी बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। बीरबल राम जो है वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में बीरबल दिवस मनाया गया था। एक बार एक कृष्ण दिवस का प्रश्न पूछ लिया था, हालांकि बाद में आरपीएससी ने उस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, तो वो नहीं पूछेंगे। बीरबल दिवस पूछ सकते हैं, मगाराम वैद्य पूछ सकते हैं, इनकी स्थापना पूछ सकते हैं, सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल स्थापित हुआ ये पूछ सकते हैं। आपको पता होगा जयपुर सबसे पहले स्थापित हुआ था, कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सबसे अंत का पूछ सकते हैं, यानी प्रश्न घना ही बने प्रजामंडल से। आप निश्चित तौर से प्रजामंडल को ध्यान से पढ़िए, टिपिकल टॉपिक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव के 2% स्थान प्राप्त करने चाहिए? देखिए, भारत में अपने राजनीतिक दल टॉपिक है निश्चित तौर से। 3 प्रकार की पार्टियां होती है, एक राष्ट्रीय दल, ठीक है, एक राज्य दल और 3 नंबर जो है वो है पंजीकृत दल। अब इनकी मान्यता पर पंजीकृत तो कोई दल हो गया, पंजीकृत तो जार
निर्वाचन आयोग में अपन ने पंजीकरण करा लिया, वो पंजीकृत दल हो गया। वे दल जो क्षेत्रीय या राज्य दल, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करते हैं, तो अपने को राष्ट्रीय दल की मान्यता का मानक चाहिए। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में या तो क्षेत्रीय दल की मान्यता होनी चाहिए, वो प्रश्न तो पूछोगे नहीं, या जो है वो उसे जो है वो लोकसभा में 8% वोट प्राप्त करने चाहिए कई राज्यों में, 4 राज्यों में, या वो वोट कम प्राप्त करे चाहिए लेकिन वो कम से कम 2% स्थान प्राप्त करे जिनका विस्तार कम से कम 3 राज्यों में हो। 2% का मतलब लोकसभा की 11 सीटें जीते, और वो कम से कम कितने राज्यों में जीते? कम से कम 3 राज्यों में जीते। मान लीजिए अब अपन सपोज करते हैं कि एक पार्टी है आरजेडी या जेडीयू मान लेते हैं, अपन जेडीयू मान लेते हैं। जेडीयू के शायद 5-6 जो है वो नेता जीते हुए हैं बिहार से। अगर वहां 11 जीत जाते, 12 जीत जाते, या अपन जो है वो बात कर लेते हैं स्टालिन की पार्टी है डीएमके के शायद 35-36 एमपी जीते हुए हैं तमिलनाडु से, इतने जीते हुए, 30 से ऊपर एमपी उनके जीते हुए हैं तमिलनाडु से, फिर भी उसको राज्य दल का मान्यता है, उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता क्यों नहीं है? जीतना तो केवल 11 ही सीटें थी, लेकिन उन्हें 3 राज्यों में उनका विस्तार होना चाहिए, जबकि डीएमके की सीटें केवल एक ही राज्य में है और वो राज्य तमिलनाडु। तो 3 में होनी चाहिए, भले ही सीटें कम हो, 11 ही हो, लेकिन उनका विस्तार यदि 3 राज्यों में हो जाता है तो उक्त दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। यह टॉपिक मैं अगली बार एक निश्चित तौर से राष्ट्रीय दल से जुड़े हुए ज्यादा प्रश्न लेकर आऊंगा, दलों से जुड़े हुए राजनीतिक दलों से, क्योंकि ये छुपा हुआ टॉपिक है, इस पर अपन ज्यादा चर्चा करेंगे अगले वीडियो में निश्चित तौर पर। चलते हैं अगले ओर। दामना का नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामना जो है वो देखिए आभूषण बहुत सारे हैं और राजस्थान में आभूषणों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। ये दामना अब बिंटी हुआ है कि उंगली में पहनी जाए, उंगली में पहनने की कोई एक बिंटी सी हुआ है, बा हुआ है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए नाक में कौन कौन से नथ, ओ मार तो वो आयो नथ, कि नथ कहां पहनी जाती है? नथ मैं तो कर दियो नथ, चुन्नी, चोप, वारी, ऐ जगह नहीं, नथ, चुन्नी, चोप, वारी, ऐसे नाक का आभूषण है, नाश्याम पहरी जाए, आपने तो कोई काम का कौन लुगाया पर है, तो ये आते हैं, ध्यान रखियो। इसके अलावा हाथ में पहनने का कई आवे, कान में गालने कुड़कड़ियां कलकड़ियां कई आवे, थे देख लिया, देखो बहुत ही याद करना पड़सी, रटना पड़सी। इसके अलावा एक ध्यान रखिए चोप और एक चूप हुआ है, चूप परी जो दांत में, दांत में रखन, रखन रखन भी हुआ, एक रखन तो बात टोपी सी हुआ है दांत में परी जाए, और चूप कई बार थे देखे लो कोई दांत में एक बिंदी सी हुआ है, बिन चूप कहे बा दांत में परी जाए। ठीक है, आगे चलू मैं। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चा की स्थापना हुई? देखिए राजपूताना की जिस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई, पहले उत्तर बता देता हूं, जयपुर में हुई थी। जयपुर में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में होता क्या है कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री के संबंध जयपुर राज्य के साथ बहुत बढ़िया थे, और उस समय मिर्जा इस्माइल जो जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मिर्जा इस्माइल और जो है वो हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, यानी भद्र पुरुषों का समझौता, सज्जनों का समझौता कह सकते हैं। इस समझौते के तहत यह तय हो गया था कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो किसी भी रूप में जो 1942 में जो आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, उस भारत छोड़ो आंदोलन में वो भाग नहीं लेगा। अब वो भाग नहीं लेगा ये तय बात है, तो भाग लेने के लिए बाबा हरीशचंद्र ने आजाद मोर्चे की स्थापना की कि भले ही जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं ले, लेकिन हम जो है वो हरीशचंद्र का आजाद मोर्चा इसमें हिस्सेदारी देगा, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? 2 थे, अलवर और जयपुर, क्योंकि दोनों में हीरालाल शास्त्री का प्रभाव था, दोनों ने भाग नहीं लिया। तो जयपुर में ऐसा नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन से जयपुर जो है वो अलग नहीं रहा, वहां तो आजाद मोर्चा स्थापित हो गया, उसने जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले लिया था। तो ध्यान रखना आजाद मोर्चा की स्थापना जयपुर में हुई थी। किसने की थी? बाबा हरीशचंद्र ने की थी। क्यों की थी मैंने आपको इतनी देर में बता ही दिया। आगे चला, पाछा आ गया, सुमेलित कीजिए। एक कानी मिंदर देड़ा है, एक कानी स्थान देड़ो है कि कौन सा मंदिर कहां स्थित है। अब देख लीजिए, जो आपको ध्यान है वो मिला लीजिए। देखो इतो तो मन तो ध्यान इतो कन्फर्म है कि श्रीनाथ जी को मिंदर जो है नहीं वो नाथ द्वारा में, द्वारिकाधीश को मंदिर मंठा है कांकरोली में, मथुराधीश को कोटा में, गोविंद देव जी को जयपुर में, और तो मन कन्फर्म ध्यान है। तो देखो 1 के नीचे बी, 1 के नीचे बी ओरियो, 2 के नीचे सी ओरियो, 3 के नीचे डी ओरियो, 4 के नीचे ए ओरियो।
ये मंदिरों का आप जरूर ध्यान रखना। कृष्ण जी का मंदिर है, चारों भगवान कृष्ण के मंदिर है चारों। कांकरोली टायर ट्यूब का कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, वो भी एक ध्यान रख लिया, कई बार पूछ ले कि राजस्थान में टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है, कांकरोली में। कोटावा शिक्षा नगरी आपने है ही। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी को मंदिर राणा राज सिंह ने बनवाया था, और राणा राज सिंह अपने सिलेबस में है तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पहले गांव सिहाड़ था, बाद में इसका नाम श्रीनाथ जी के नाम पर नाथ द्वारा हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो वो भी संविधान संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 के में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है गुरुजी, रोजीना रोजीना मूल कर्तव्य पर बहुत जोर दे रखा है। अरे मूल कर्तव्य पूछ है, और मूल कर्तव्य ही थानी याद को नहीं हुआ, क्यों अधिकार तो से नहीं ध्यान हुआ, कर्तव्य को बेरो तो कोई बिरला ही रोग रखा है, तो कर्तव्य थोड़ा ध्यान रखा। और कर्तव्य है ही एकदम ईशा का बस एक सा लगा ई वास्तव में बारी बारी में ले रहा हूं नया नया कर्तव्य। और आइडा प्रश्न है, देखो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाए रखे, वो तो कन्फर्म ही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। एक एक शब्द उठा लियो हमू, वो शब्द आजी मिल जी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा वो है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करे। आप मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति में आप क्या बढ़ाओ कर देखो बिया भी ध्यान पड़ जाओ, वो तो बेरो पड़ जा सोरो हो कि अंतरराष्ट्रीय शांति में सुरक्षा को काम भारत की विदेश नीति को है, आप लोगों को नहीं। भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51 में वर्णित है, और ये 51 के की बात कर रहा है, तो 51 में तो भारत की अनुच्छेद विदेश नीति वर्णित है, 51 के में मौलिक कर्तव्य है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोन्नत करना भारत की विदेश नीति का तत्व है, और भारत की विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और अपने सिलेबस में भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो विदेश नीति में क्या योगदान है। उन्होंने पंचशील सिद्धांत देकर अंतरराष्ट्रीय शांति में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की है। इसके अलावा वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी ख्याति प्राप्त हुई थी। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 1734 में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो पहली बात, हुरडा भीलवाड़ा में था, मैं बता दूं हुरडा है भीलवाड़ा में, आ बात लियो पहली तो आ लिया भीलवाड़ा में। दूसरी बात है कि हुरडा सम्मेलन आयोजित क्यों हुआ था? देखिए मराठों को पराजित करने के लिए राजपूत के राजा, जो राजपूत राजा थे वो इकट्ठे हुए थे, और वो मराठों को पराजित करना चाहते थे। मराठों को पराजित करने के उद्देश्य से हुरडा सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें समस्त राजपूत राजाओं को बुलाया गया ताकि एक सैनिक संघ बनाया जा सके और बेड़ा होके मराठा का गोडा लगाई जाए। लेकिन जो है वो ये सैनिक संघ कभी बन नहीं पाया था। ये आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने बुलाया था मेवाड़ के राणा जगत सिंह द्वितीय के साथ मिलकर, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। महाराणा जगत सिंह ने इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी, तो राणा जगत सिंह इसके अध्यक्ष थे। बुलाया दोनों ने मिलकर था। मेन रोल इसमें सवाई जय सिंह का था क्यों? मराठों के विरुद्ध एक सैनिक संगठन बनाना था। बनियों को नहीं, अभी ध्यान रखिए। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? देखो अटपटी पगड़ी है प्रश्न आइडो है। अटपटी पगड़ी अलग अलग शैलियों के अलग अलग विशेषताएं हैं, और अटपटी पगड़ी जी है वह मेवाड़ शैली की विशेषता है। जी हाँ, बूंदी शैली में पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे, सबसे ज्यादा पक्षियों का चित्रण आजो वो तो बूंदी शैली में। कोटा में शिकार करती हुई महिलाओं का चित्रण, शिकार करती हुई महिलाएं। और आमेर में आदमकद चित्र। आमेर में, इसके अलावा मेवाड़ में अटपटी पगड़ी आएगी। बीकानेर का जितना भी जगह चित्रकार वह चित्र पर आपको नाम लिख देता, आपका साइन कर देता, डेट लगा देता। यही जो कि अलवर चित्र शैली भी में गणिकाओं का चित्र बना, कंपनी शैली से संबंधित चित्र बने, तो अलग अलग जगह चित्र शैलियां मांगी, अलग अलग विशेषता ही। एक बात और ध्यान रखा, निश्चित तौर से आपको इन चित्र शैलियों के चित्रकारों के नाम जरूर याद कर लेने चाहिए कि कौन कौन से चित्रकार थे। आजकल चित्रकार पूछे और ज्यादातर अलवर शैली का चित्रकार पूछे, हालांकि ते का याद कर लियो, लेकिन अलवर शैली के निश्चित तौर से ज्यादा ध्यान से दीजिए। निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? बढ़िया प्रश्न है। नहीं है कौन पूछो? नहीं है, वो पूछो। देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य निश्चित तौर से भाग लेते हैं,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य साक्षी लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, लास्ट है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ना कौन लेवे। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते किसके हैं? संसद के और राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर अपन बात करें कि राज्य की विधान परिषद के सदस्य क्या भाग लेते हैं, तो वो निश्चित तौर से भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, जुते हुए खेतों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? यदि जुते हुए खेतों की मैं बात करूं तो जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत हैं और इनके अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। साथ ही एक और मैं यदि आपको बात बताऊं तो एक साथ 2 फसलें बोने के अवशेष भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है, ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रश्न पूछ है, यहाँ से जो है वो अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा आहड़, बेराट और गणेश्वर, आहड़ जो है वो उदयपुर में है, बेराट जो है वो जयपुर में है और गणेश्वर जो है वो सिक्कर में है। ये सभ्यताएं भी अपने सिलेबस में है, 4 ही सभ्यताएं हैं, इनको आप निश्चित तौर से ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? देखिए अबुल फजल 2-3 दुर्गों के बारे में कही हुआ है, तो उसने रणथंबोर के दुर्ग को तो जो है वो बख्तरबंद दुर्ग बताया, क्योंकि एक ऐरण दुर्ग है, चारों ओर से कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, ये बख्तरबंद दुर्ग है, इसे बख्तरबंद कहा है। इसके अलावा अबुल फजल ने एक और दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पाग नीचे गिर जाती है, यही टेढ़ो है नहीं, पगड़ी नीचे पड़ जा, काफी ऊंचो दुर्ग है, वो काफी ऊंचो है, जना यही कही हो। इसके अलावा गागरोन दुर्ग ये झालावाड़ में है, रानी के क्षेत्र में है और राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है। उसके अलावा मेहरानगढ़ जोधपुर में है। रुडियार्ड किपलिंग ये दुर्ग खातिर कहे कि इस दुर्ग को या तो परियों ने बनाया या राक्षसों ने बनाया है, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग है। आदमियों को तो डोल को नहीं तो ठाडो दुर्ग बना दे, बाकी बनाइडो आदमियों को ये बहुत बड़ो दुर्ग है। हो ये दुर्ग की कहानी पर कभी चर्चा कर, कभी दुर्ग को टॉपिक पर जद कर, अब टाइम को थोड़ा आगे देखा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? देखो त्योहार तो आपने घनी जानमीना का मनाई जाए, त्योहारों का देश भारत को कहा जाता है और राजस्थान में भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कजली तीज कह दो, बुढ़ी तीज कह दो, सातुड़ी तीज कह दो, तीनों एक ही है, ठीक है। अब मनाई जाए कद श्रावण शुक्ल तृतीया को, गलत, इस दिन छोटी तीज मनाई जाए। देखो आ छोटी तीज है, आ छोटी तीज है, आ बड़ी तीज है, वो यह उत्तर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो मनाई जाती है। अब कई टाबर के करे श्रावण शुक्ल तृतीया कर देवे, आ को नहीं, आ चैत्र शुक्ल तृतीया ओ के चक्कर है, गणगौर है शायद, गणगौर मनाई जाती है इस दिन। और आप वैशाख शुक्ल पंचमी तृतीया तो की को नहीं, पंचमी जरूर है, पंचमी बसंत पंचमी मनाई जाती है, ये वास्ते है, ये भी दिया होगा ऑप्शन अगले ने, आधे ध्यान रखिया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, श्रावण शुक्ल, और इनका 2 नाम और लिख दूं, एक तो बुढ़ी तीज और एक है बुढ़ी तीज, और एक के बताया था ना सातुड़ी तीज, सातू बना रहे, ये वास्ते ने सातुड़ी तीज कब है, सातुड़ी सात। अगर चला गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? आ जाओ, वो गिंदड़, गिंदड़ एक राजस्थानी नृत्य है और ये कहां से संबंधित है? गिंदड़ शेखावटी से संबंधित है। गिंदड़ नृत्य जो है वो एक घेरो गाल के लोग अलग अलग स्वांग रच कर आते हैं। स्वांग का मतलब क्या हो गया? अलग अलग पूर पैर रहा है, कोई छोरिया का गाबा पैरिया है, कोई की पैरिया है, मतलब कई तो यही आ जाए पूर पैर अभी नहीं आ जाए, तो शेखावटी को काफी प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य काफी ये मतलब मनोरंजक नृत्य है। होली के अवसर पर गिंदड़ का आयोजन किया जाता है और मारवा शेखावटी क्षेत्र में जो है वो कई तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इवन सरदार शहर की यदि मैं बात करूं तो गिंदड़ आजकल बहुत जबरदस्त तरीके से इसका प्रचलन है। बाकी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य है। गिंदड़ मारो लोक नृत्य है, शेखावटी को लोक नृत्य है। इसके अलावा यदि बात करें तो मारवाड़ में अलग है, जालोर को ढोल नृत्य है, जी हाँ, अलवर को बम नृत्य है, भी मारो गिंदड़ नृत्य है। इसके अलावा शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य भी जो है वो काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ढप भी मारा बजावा है, है। आगे चलो, किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? देखो गढ़बीठली जो दुर्ग है वो कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। अब ये तारागढ़ कठ लो, तारागढ़ 2 है, वो अजमेर को तारागढ़ दुर्ग है।
एक तारागढ़ दुर्ग जो है वो दुर्ग है बूंदी को बिन भी तारागढ़ी का है। अब उसका नाम ओरिजिनल तारागढ़ है, उसका नाम ही तारागढ़ है। क्यों? क्यों वो इतना ऊंचाई पर स्थित है, वो नीचे देखा जिन्हें तारो सो दिखा छोटो सो, जब भी को नाम तारागढ़ है। ठीक है, अब थे कैसे अजमेर दुर्ग को नाम तारागढ़ किया है। देखो होयो यहाँ कि आपने रायमल का नाम सुना होगा। रायमल जो पिता था किसका? राणा सांगा का। उस राणा सांगा के दो भाई जो थे, उनका जो भाई की जो पत्नी थी उसका नाम तारा देवी था। वह नाराज होगी, बिन मनान खातर दुर्ग को नाम तारागढ़ कर दियो। यानी भी लुगाई को नाम तारा मणि हो शायद भी को। अब थान बेरो लुगायन मनान खातर के करनो पड़े, वो तारागढ़ नाम था नहीं कि। और बता दूं चूरू अजमेर में जो है वो एक रूठी रानी का महल और है। रूठी रानी का महल, रूठी रानी उमादे नहीं, रूठी रानी का महल नूरजहां का महल है। नूरजहां जब जहांगीर से रूठ कर अजमेर आकर रुक गई थी तो जहांगीर ने उसके लिए जो है वो महल बनवाया था। आपनो तो डोल को नहीं आप महल बनवा दिया, पर की तापरो छिपानो ही पड़े। अब थे देख लो ओ के करियो मैं तो मना महल तो कौन बनायो, लेकिन अजमेर दुर्ग को नाम बदलकर तारागढ़ कर दियो। तो तारागढ़ दुर्ग को नाम अजमेर दुर्ग पहली, फिर तारागढ़ दुर्ग। अब इन गढ़बीठली क्यों कहे? इन गढ़बीठली वास्ते कह शाहजहां को एक सेनापति भी को नाम हो विठल दास। वो विठल दास इम कोई टीका टिप्पणी करा दी, कोई को कारीकुट को करवा दियो, जना बी के नाम पर ही वो नाम हो गयो गढ़बीठली। यानी विठल दास के कारण गढ़ तो दुर्ग ने कही है, और बीठली यानी विठल दास, यानी विठल दास द्वारा टिप्पणी करवाई गई, इसलिए इसे गढ़बीठली कहा जाता है। और एक इसे बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है। जिब्राल्टर उस दुर्ग को कहा जाता है जो जिब्राल्टर का मतलब यह हो गया कि यूरोप में एक जगह है जिब्राल्टर। उस जिब्राल्टर के दुर्ग पर जिसका अधिकार होता था वो पूरे यूरोप पर अधिकार कर लेता था। अब पूर्व में यदि आपको प्रवेश करना है तो आपको अजमेर दुर्ग जीतना होगा। और ये भारत का राजस्थान का ये सबसे ज्यादा आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, जिस पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं। क्यों? क्योंकि सैनों पर इपरियार चढ़ता सैनों पर, तो सबसे ज्यादा इस पर आक्रमण हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको यदि बताऊं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस पर हुए तो वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। तो पर्सन ने थोड़ा सा ध्यान पड़ लिया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आक्रमण किस पर हुए हैं? तारागढ़ पर हुए। और डोली देख लो गुजार, वो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में तोड़ गिरे लोग आए। और दूसरो यदि प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय आक्रमण किस पर हुए, विदेशी आक्रमण किस पर, वो भटनेर हनुमानगढ़ और दुर्ग है विपर हुआ है। ये बात मेहरानगढ़ में थान बताइयो, अचलगढ़ माउंट आबू में, कुंभल राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था 1459 में। और ये दुर्ग जो है वो राजसमंद में है, कुंभलगढ़ तहसील है शायद में ही है वो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो वहां ये बना हुआ है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो वो तारागढ़ ध्यान रखिए। आज 30 प्रश्न लिए थे अपन ने, 30 प्रश्नों को मैंने बहुत व्याख्या पूर्वक, कम से कम 30 के आप ये मान के चलिए कि 80-90 पूरे 100 के लगभग प्रश्न हो गए थे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही ये जरूर बताएं कि अपन जो वो क्लास जो रखें जिसमें एक्सपर्ट को लाके आपको बताएं कि भाई कब अपने क्लास रखे, तो उसके बारे में भी बताइए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।